हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज़ में अपन कर चुके हैं साइंस एंड टेक में 2013 से 2021 तक के क्वेश्चंस। आज करते हैं अपन 2022 का पेपर और ये जल्द ही अपनी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। पेपर आने से पहले लगभग 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म है जो किसी अन्य उपयोगकर्ता या डेवलपर को अपने स्रोत कोड तक पहुंचने की अनुमति देता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स उत्पादों की व्यापक उपलब्धता का एक पहलू है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने स्रोत कोड के साथ वितरित किया जाता है। इसे अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराता है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कभी नहीं देख पाते हैं। भारत सरकार ने 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति जारी की थी। आधार, जीएसटीएन एंड डिजिलॉकर, दीक्षा, आरोग्य सेतु, कोविड-19 टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कई अन्य समाधान भी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। इनका बढ़ावा देना गवर्नमेंट टेक 3.0 का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट टेक 3.0 ओपन डिजिटल इकोसिस्टम ODES पर केंद्रित है। अंतर्निहित दर्शन बताता है कि सरकार को डिजिटल कॉमन्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम NODE या गवर्नमेंट टेक 3.0 को खुले और सुरक्षित डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पारदर्शी प्रशासन तंत्र द्वारा समर्थित है, जो सामाजिक परिणामों को बदलने के लिए नागरिकों, व्यवसायों और सरकारों के बीच एक प्रौद्योगिकी सुरक्षा को सक्षम बनाता है। गवर्नमेंट टेक 1.0 मैनुअल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण का युग था, जैसे आयकर फॉर्म ऑनलाइन डालना। गवर्नमेंट टेक 2.0 उन प्रणालियों के निर्माण के बारे में था जो एंड टू एंड प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करती हैं, डिजिटाइज करती हैं। और उदाहरण के लिए सरकार की ई-ऑफिस फाइल प्रबंधन प्रणाली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। वेब 3.0 या वेब 3 वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। यह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगिता के साथ विकेंद्रीकृत और खुले वेब की दृष्टि है। यह उपयोगकर्ताओं के हाथों में शक्ति और डेटा को केंद्रित करके उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इसे डेटा पूरे नेटवर्क में वितरित किया जाता है और किसी एक इकाई के पास जानकारी का स्वामित्व नहीं होता है। आपके द्वारा साइन अप किए जाने वाले प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अपना व्यक्तिगत डेटा बार बार प्रदान करने की बजाय आप केवल प्लेटफॉर्म को अपने डेटा का उपयोग करने के लिए अधिकृत करेंगे। कुछ टेक दिग्गज कंपनियों द्वारा चलाए जाने के बजाय ये नेटवर्क उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए और संचालित किए जाते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से इनक्रिप्ट किया जा सकता है और अन्य स्थानों पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे इसे हैक करना लगभग असंभव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर चलने वाले विकेंद्रीकृत इंटरनेट हैं। यह ब्लॉकचेन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड एज IoT और क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकों को जोड़ती है और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के लिए AI आधारित एनालिटिक्स पर चलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं? विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन DAO, विकेंद्रीकृत वित्त DEFI, स्थिर सिक्के स्टेबल कॉइन और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं CBDCs, निजी और डिजिटल बुनियादी ढांचे और NFT नॉन फंजिबल टोकन
और ब्लॉकचेन आधारित गेम इत्यादि में। वेब 1.0 यह शब्द बुनियादी वेबसाइटों के लिए उपयोग किया जाता है जो एक सीमित और स्थिर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं। वेब 2.0 जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, वेबसाइटें एक समृद्ध और अधिक इंटरैक्टिव उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में सक्षम हुई। उदाहरण के लिए फेसबुक, माइक्रोस्पेस, यूट्यूब एंड विकिपीडिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। SaaS प्रयोक्ता अपने चल युक्तियों जैसे मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल SaaS के रूप हैं। तो भाई देखते हैं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर SaaS एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें एक क्लाउड प्रदाता अनुप्रयोगों को होस्ट करता है, इन्हें इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराता है। इस मॉडल में एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर विक्रेता ISV एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए किसी तृतीय पक्ष क्लाउड प्रदाता को अनुबंधित कर सकता है या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ क्लाउड प्रदाता सॉफ्टवेयर विक्रेता भी हो सकता है। कई IT पेशेवर, व्यावसायिक उपयोगकर्ता और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता SaaS एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। उत्पाद व्यक्तिगत मनोरंजन से लेकर नेटफ्लिक्स जैसे उन्नत IT टूल्स तक है। IaaS एंड PaaS के विपरीत SaaS SaaS उत्पादों को अक्सर B2B और B2C दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए विपणन किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रदाता या तो अपने स्वयं के सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके एप्लीकेशन और संधि डेटा को होस्ट करेगा, या एक ISV हो सकता है जो प्रदाता के डेटा सेंटर में एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए क्लाउड प्रदाता को अनुबंधित करता है। एप्लीकेशन नेटवर्क कनेक्शन वाले किसी भी उपकरण, मोबाइल एवं कंप्यूटर के लिए सुलभ होगा। SaaS जो है एप्लीकेशन आमतौर पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं एवं प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। SaaS जो है डिलीवरी और ऑन प्रीमाइसेस मॉडल के बीच मूलभूत अंतर यह है कि SaaS में ग्राहकों को हार्डवेयर बनाए रखना होता है और अपग्रेड और डेटा सुरक्षा की चिंता नहीं करनी होती है। पूरी लागत का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SaaS के लिए उपयोगकर्ताओं का भुगतान कई कंप्यूटरों के लिए कई सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने के बजाय लागत प्रभावी है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाओं को वितरित करना। यह नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन और सेवाओं जैसे साझा संसाधनों का पूल है जो उपयोगकर्ता को प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेट इस तकनीक के विकास के मूल में है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक सेवा के रूप में अवसंरचना IaaS एंड सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म PaaS और सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर SaaS। ठीक है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अंतरिक्ष में अति ध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में प्रस्फुटन कराने के लिए किया जाता है। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संप्रेक्षित
स्थापित करता है। तो उसे स्टेटमेंट इसमें सही है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटर बॉम्बार्डमेंट सिस्टम FOBS एक वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है जो अपने लक्षित गंतव्य की ओर पृथ्वी की निचली कक्षा का उपयोग करता है। लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न के माध्यम से डी ऑर्बिट करता है। सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में FOBS को परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया था। यूपीएससी डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणालियों के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे कि थर्ड, ठीक है, पढ़ लेना भाई इनके बारे में। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, या फिर दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां, या बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। भाई ये होता है क्यूबिट का उपयोग होता है भाई क्वांटम संगणन में। क्वांटम बिट क्यूबिट क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले नियमित कंप्यूटर बिट का क्वांटम एनालॉग है। सामान्य डिजिटल कंप्यूटिंग में डेटा को बाइनरी अंकों में एनकोड करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक हमेशा दो निश्चित राज्यों 0 या 1 में से एक होता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटेशन क्वांटम बिट्स का उपयोग करता है, यह एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, सुपरपोजिशन और उलझाव जिसे क्या बोला जाता है? एंटेंगलमेंट का अर्थ होता है एक सुपरपोजिशन अवस्था में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ संबद्ध किया जाता है, अर्थात एक कक्षा की स्थिति चाहे वह 1 हो या 0 दूसरी कक्षा की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। इसका मतलब है कि कण जुड़े हुए रहते हैं ताकि एक पर की गई क्रियाएं दूसरे को प्रभावित करें, भले ही वे बड़ी दूरी से अलग हों। सुपर फ्लूइड क्वांटम प्रोसेसर को बहुत ठंडा होना चाहिए, परम शून्य से लगभग 100 डिग्री ऊपर। इसे प्राप्त करने के लिए एक सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए सुपर कूल्ड सुपर फ्लूइड का उपयोग करते हैं। क्वांटम सुपरमेसी क्वांटम वर्चस्व एक क्वांटम कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो एक ऐसी समस्या को हल करता है जिसकी सामान्य जीवन काल में शास्त्रीय कंप्यूटर से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 2021 और 20 और 21 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन NMQTA के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, टेलीविजन एंड रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, और थर्ड क्या है? बेतार स्थानीय क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन सी लघुप्रास युक्तियां प्रौद्योगिकी मानी जाती हैं? केवल फर्स्ट एंड सेकंड, अब वो तो देखने और सारी की सारी ही मानी जाती है। 1 2 3 पढ़ते हैं इसके बारे में। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस यानी SRD रेडियो डिवाइसेस है जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप के कम जोखिम की पेशकश करते हैं, आमतौर पर क्योंकि उनकी संचारित शक्ति और इसलिए उनकी सीमा कम होती है। क्या लैंग्वेज थी ये? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस SRD एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना के प्रसारण के लिए दूरसंचार में किया जाता है, जिसमें अन्य रेडियो उपकरणों के लिए हानिकारक हस्तक्षेप करने की कम क्षमता होती है। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर होते हैं जो आमतौर पर 25 से 100 मेगावाट प्रभावी विकिरण शक्ति ERP या उससे कम एक सीमित होते हैं, जो आवृत्ति बैंड पर निर्भर करता है, जो उनकी उपयोगी सीमा को कुछ 100 मीटर तक सीमित करता है और उनके उपयोगकर्ताओं से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस की परिभाषा कई अलग अलग प्रकार के वायरलेस उपकरणों पर लागू होती है, जिनमें से निम्न शामिल हैं, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC, LPWAN और अल्ट्रा वाइड वेब यानी UWB, अभिगम नियंत्रण, दरवाजा और गेट खोलने वालों सहित अलार्म और आंदोलन डिटेक्टर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न CCTV एंड
तार रहित ऑडियो उपकरण, वायरलेस माइक्रोफोन सहित औद्योगिक नियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, चिकित्सा प्रत्यारोपण, रिमोट कंट्रोल, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, सड़क परिवहन, टेलीमेटिक्स, कम दूरी के लिए वायरलेस उपकरणों के अनुप्रयोगों में बिजली मीटर और अन्य रिमोट इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो नियंत्रित मॉडल, आग सुरक्षा और सामाजिक अलार्म, वाहन रडार, वायरलेस माइक्रोफोन, ईयरफोन, ट्रैफिक संकेत और सिग्नल नियंत्रण सिग्नल सहित रिमोट गैरेज शामिल, दरवाजा खोलने वाले और कार की चाबियां, बारकोड रीडर, गति का पता लगाने और अन्य कई। यूपीएससी इससे पहले भी ब्लूटूथ के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, थोड़ा देख लेना भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत यानी बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरूपों पर बन सकती हैं। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। हाँ भाई, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बायोफिल्म माइक्रोबियल कोशिकाओं का एक संयोजन है जो एक सतह के साथ अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता और मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड सामग्री के एक मैट्रिक्स में संलग्न है। बायोफिल्म बनाने वाले सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया, कवक और प्रोटिस्ट शामिल हैं। बायोफिल्म का निर्माण तब शुरू होता है जब फ्री फ्लोटिंग सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया का एक उपयुक्त सतह के संपर्क में आते हैं और जड़ें डालना शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीव एक चिपचिपा पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ EPS के रूप में जाना जाता है। इससे EPS शर्करा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA का एक नेटवर्क है। यह एक बायोफिल्म में सूक्ष्मजीवों को एक साथ रहने में सक्षम बनाता है। सूक्ष्मजीवों और EPS की आगे की परतें पहली परतों पर निर्मित होती हैं। बायोफिल्म विभिन्न प्रकार की सतहों पर बन सकते हैं, जिनमें जीवित ऊतक, निवास करने वाले चिकित्सा उपकरण, कैथेटर, हृदय वाल्व जैसे शरीर में उपकरण और खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों, औद्योगिक या पीने योग्य जल प्रणाली, पाइपिंग या प्राकृतिक जलीय प्रणाली शामिल हैं। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड दोनों सही हैं। बैक्टीरियल बायोफिल्म एंटीबायोटिक दवाओं और कीटाणुनाशक रसायनों के साथ साथ फागोसाइटोसिस और शरीर की रक्षा प्रणाली के अन्य घटकों का प्रतिरोध करने के लिए बढ़ी हुई सहनशीलता दिखाते हैं। इस प्रकार वे पुराने संक्रमण का कारण बनते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो इनमें दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और थर्ड। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया और खमीर हैं जैसे प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, जिनका सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। मानव शरीर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जीवाणुओं की मेजबानी करता है। खराब बैक्टीरिया संक्रमण लाते हैं, जबकि अच्छे बैक्टीरिया आपके इम्यून फंक्शन को मजबूत करके खराब बैक्टीरिया से लड़ते हैं। प्रोबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थ दही, किण्वित सोयाबीन उत्पाद, अचार, किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, ढोकला, पनीर आदि हैं। प्रोबायोटिक्स मानव शरीर के अंदर वे आंत मुख्य रूप से मुंह, मूत्र पथ, त्वचा और फेफड़ों में रह सकते हैं। एसिडोबैसिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत में होता है। अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया बीटा डी ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम डेयरी उत्पादों में लैक्टोज को शर्करा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार प्रोबायोटिक्स दूध, शर्करा के पाचन में मदद करते हैं। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। प्रोबायोटिक्स के लाभ शरीर के पाचन तंत्र की मदद करना, खराब बैक्टीरिया को नियंत्रण से बाहर होने और किसी को बीमार होने से बचाना, शरीर में विटामिन बनाएं और उन कोशिकाओं को सहारा देने में मदद करें जो आपके आंत को खराब बैक्टीरिया को रोकने के लिए आपके रक्त में प्रवेश करने से रोकती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है। स्पुतनिक 5th वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही स्टेटमेंट हैं? भाई इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हैं, बाकी गलत है। फर्स्ट क्यों, देखते हैं। प्रत्येक कोविड-19 वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने का कारण बनता है। कोविड-19 टीके कोविड-19 वायरस की सतह पर एस प्रोटीन नामक स्पाइक लाइक संरचना के हानि रहित संस्करण का उपयोग करते हैं। मैसेंजर आरएनए mRNA टीका, इस प्रकार का टीका आपकी कोशिकाओं को कोविड-19 वायरस की सतह पर पाए जाने वाले एस प्रोटीन को बनाने के लिए निर्देश देने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में mRNA का उपयोग किया जाता है। टीकाकरण के बाद आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएं एस प्रोटीन के टुकड़े बनाना शुरू कर देती हैं और इन्हीं कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित करती हैं। यह आपके शरीर को एंटीबॉडी बनाने का कारण बनता है। यदि आप बाद में कोविड-19 वायरस में संक्रमित हो जाते हैं तो ये एंटीबॉडी वायरस से लड़ेंगे। निर्देश देने के बाद mRNA तुरंत टूट जाता है। यह आपकी कोशिकाओं के केंद्रक में कभी प्रवेश नहीं करता जहां आपका DNA रखा जाता है। फाइजर बायोनटेक और ये मोडेर्ना कोविड-19 दोनों टीके mRNA का उपयोग करते हैं। वेक्टर टीका, इस प्रकार के टीके में कोविड-19 वायरस से आनुवांशिक सामग्री को एक अलग वायरल वेक्टर के संशोधित संस्करण में रखा जाता है। जब वायरल वेक्टर आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वह कोविड-19 वायरस से आनुवंशिक सामग्री प्रदान करता है जो आपकी कोशिकाओं को एस प्रोटीन की प्रतियां बनाने को निर्देश देता है। एक बार जब आपकी कोशिकाएं अपनी सतह पर एस प्रोटीन प्रदर्शित करती हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी रक्षात्मक WBC का निर्माण करके प्रतिक्रिया करती हैं। यदि बाद में कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो एंटीबॉडी वायरस से लड़ेंगे। वायरल वेक्टर टीके आपको कोविड-19 वायरस या वायरल वेक्टर वायरस से संक्रमित नहीं कर सकते। साथ ही जो जेनेटिक मटेरियल डिलीवर किया गया है वह आपके DNA का हिस्सा नहीं बनता है। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। टीके में एक चिंपैंजी एडिनोवायरस CHAdOX1 को संशोधित किया गया है ताकि वे मनुष्यों की कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन को ले जाने में सक्षम हो सके। स्पुतनिक V दुनिया का पहला पंजीकृत टीका मानव एडिनोवायरल वेक्टर आधारित मंच पर आधारित है। कोवैक्सीन की तरह एडिनोवायरस की जीन जो संक्रमण का कारण बनता है को हटा दिया जाता है, जबकि एक अन्य वायरस स्पाइक से प्रोटीन के कोड वाले जीन को डाला जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन एक वेक्टर वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका एक वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन है। कथन सेकंड सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, यह सब यूनिट टीकों में वायरस के केवल वे भाग शामिल होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन में हानि रहित एस प्रोटीन होता है। एक बार जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एस प्रोटीन को पहचान लेती है तो यह एंटीबॉडी और रक्षात्मक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यदि आप बाद में कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो एंटीबॉडी वायरस से लड़ेंगे। नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। कोवैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन वास्तव में एक निष्क्रिय वायरल टीका है। वैक्सीन को होल वायरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक के साथ विकसित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें निष्क्रिय वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। मौसमी इन्फ्लुएंजा, रेबीज और पोलियो के खिलाफ टीकों के विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली
समान तकनीक दशकों से उपयोग में है, अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? फर्स्ट, जीपीएस और दिक् संचालन यानी नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। सेकंड, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। थर्ड, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फोर्थ, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। फिफ्थ, ग्रह के अधिकांश हिस्सों पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। सिक्स्थ, उपग्रहों की कक्षा विक्षुब्ध हो सकती है। सेवंथ, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो भाई इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ सही है। क्यों सही है वो देखते हैं अपन। सौर ज्वाला सूर्य के वातावरण में विद्युत चुंबकीय विकिरण का तीव्र स्थानीय विस्फोट है। फ्लेयर्स रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक सभी तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ऊर्जा दृश्य सीमा के बाहर आवृत्तियों में फैली हुई है। अधिकांश ज्वालाएं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। वे उच्च अक्षांश व ध्रुवीय देशों के शानदार ऑरोरा तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां भी पैदा कर सकते हैं, तभी सौर ज्वालाएं पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन सौर ज्वालाएं तूफान और ऊर्जावान कण SEP, उच्च गति वाले सौर हवाएं और कोरोनल मॉस इंजेक्शन CME को निकट आते हैं और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। यह अंतरिक्ष निर्भर सेवाएं सौर तूफान अंतरिक्ष निर्भर सेवाओं जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और रेडियो और उपग्रह संचार के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री को जोखिम से स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। अन्य विमान की उड़ानें पावर ग्रिड और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा सकता है। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां एवं ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियों का कारण सौर ज्वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जरकों यानी एलर्जेंस से संरक्षित करती हैं। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो भाई इसमें D स्टेटमेंट सही है, वे शरीर को रोगजनकों से बचाती हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। T कोशिकाएं हमें संक्रमण से बचाती हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे रोगजनकों के लगातार संपर्क में रहते हैं। T कोशिकाएं संक्रमित और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं का सफाया कर सकती हैं। वे हमलावर रोगजनकों को खत्म करने के लिए B लिम्फोसाइट की मदद करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी निर्देशित करती हैं। B कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। B लिम्फोसाइट, जिन्हें B कोशिकाएं भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी रोगजनकों जैसे विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए एक एंटीबॉडी एक वायरस से जुड़ सकता है जो इसे एक सामान्य कोशिका में प्रवेश करने और संक्रमण पैदा करने से रोकता है। B कोशिकाएं संक्रमित कोशिका को नष्ट करने में मदद करने के लिए अन्य कोशिकाओं को भी भर्ती कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए या समान दिखने वाली प्रजातियों की भिन्नता जानने के लिए, या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए? तो भाई इसमें किसका हो सकता है? तो भाई ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है देखते हैं। DNA अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने की नई तकनीक को DNA बार कोडिंग कहा जाता है। DNA बार कोडिंग पूरे जीनोम की बजाय एक छोटे DNA अनुक्रम का उपयोग करता है और इसका उपयोग यूकैरियोट्स के लिए किया जाता है। DNA बार कोड उत्पन्न करने के लिए जीनोम के मानक क्षेत्र से छोटा DNA अनुक्रम लिया जाता है। एक DNA बार कोड 4 न्यूक्लियोटाइड
एडिनोसिन या एडिनाइन है, ये तो थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन से बना एक छोटा डीएनए अनुक्रम है। उपयोग इसका किसमें किया जाता है भाई? कृषि, कीट नियंत्रण में, रोग वेक्टर की पहचान करने में, और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने में, और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण करने में, औषधीय पौधों की पहचान करने में, कीट संगरोध और रोग वाहक अवांछनीय जानवरों और पौधों की पहचान करने में, लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान करने में, एक जैसे दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर करने में, और पौधों और जानवरों के अवशेषों की उम्र मापने के लिए वैज्ञानिक कार्बन के एक रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग करते हैं जिसे कार्बन 14 कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये पूरा हो गया अपना 2022 का पेपर। अब नेक्स्ट पेपर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बुक चाहिए तो अपन कर सकते हैं कौन से सर की? धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की साइट से डायरेक्ट ले सकते हैं, और उनका कोर्स तो यार अच्छा है ही, हिंदी मीडियम की बेस पे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके भाई।